इस स्टोरी को मैं वर्कर्स की थर्ड एफिलिएट से स्टार्ट करूंगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लुकिज्म के दो ओजी कैरेक्टर लाइनमैन और जेरी कॉम को देखते हैं, तो जेक किम के बुलाने पर वर्कर्स की थर्ड एफिलिएट में जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमारा मैंडियोक यूजिन को बता देता है कि बिग डील का लाइनमैन और जेरी कॉम वर्कर्स की थर्ड एफिलिएट में आ रहे हैं। मैंडियोक यूजिन से पूछता है कि अब बिग डील ने हमारे खिलाफ वॉर स्टार्ट कर दी है। यूजिन उसे बताता है नहीं, जेक किम इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है जो दो लोगों को लेकर वॉर स्टार्ट करेगा। वो अपनी पूरी बिग डील लेकर आएगा ना वॉर स्टार्ट करने के लिए। तो मैंडियोक पूछता है तो हमें क्या करना है, हमें बस साइड में खड़े होकर देखना है क्या बस? यूजिन बोलता है नहीं, ऐसा तो नहीं होने वाला कि मैं बस साइड में खड़े है के देखूं। सीन शिफ्ट होता है और जेरी कॉम और लाइनमैन जेक किम के पास पहुंच गए होते हैं और जेरी किम जाते ही बोल देता है हम तुमसे कोई भी सवाल नहीं पूछने वाले हैं, हम बस अपने दिमाग में ये रखेंगे कि थर्ड एफिलिएट में लोग फंसे हैं, हमें उन्हें बचाना है बस। भाई जेरी कॉम एक ऐसा बंदा है जो जेक किम ने कह दिया वो करने का तो करने का, लाइनमैन भी ऐसा ही बनता जा रहा है धीरे धीरे। ये तीनों वर्कर्स के थर्ड एफिलिएट के अंदर चले जाते हैं और सीधा जाते हैं उसके बाथरूम में जहाँ पे ओल्ड फेस बंधा पड़ा होता है। जेक किम किसी बॉलीवुड एक्टर की तरह ओल्ड फेस से पूछता है बताएगा? ओल्ड फेस बोलता है नहीं बताऊंगा। जेक किम अपना बिना टाइम वेस्ट करे सीधा उसके मुंह में दे देता है टॉयलेट पेपर और बस इतने में ही हमारे ओल्ड फेस की हवा टाइट हो जाती है और वो सब कुछ उगल देता है। उसे बोलता है कि ऊपर वाले फ्लोर पे वीवी रहती है तो वहीं पे मिल जाएंगे तुम्हारे होस्टेज जिनको तुम ढूंढ रहे हो। जेरी बोलता है तो हम जल्दी से लिफ्ट से ऊपर चले जाते हैं। तभी ओल्ड फेस अपना दोबारा मुंह खोलता है और बताता है कि वहाँ तक कोई भी लिफ्ट नहीं जाती है। अभी लाइनमैन बोलता है अरे जेक मेरे पास एक आइडिया है। अभी जेरी कॉम उसका गला पकड़ लेता है और उसे हवा में उठा देता है और बोलता है तू इतना बड़ा हो गया कि जेक किम को आइडिया देगा? तभी वो बोलता है मैं तो बस ये बोल रहा था कि सिंडियो से चलते हैं। तो जेरी कॉम बोलता है तो ये आइडिया अब तक क्यों नहीं दिया? दोबारा से ओल्ड फेस बोलता है वहाँ पे सिंडी भी नहीं जाती है। तो जेक किम बोलता है ये तो फिर इम्पॉसिबल है ना, लिफ्ट भी नहीं जा रही सिंडी भी नहीं जा रही। ओल्ड फेस चिल्ला के बोलता है अरे इतनी जल्दी हार क्यों मान रहे हो भाई, तुम्हें बस एक वीवीआई को पकड़ना है, उस पे से वीवीआई कार्ड लेना है और उस कार्ड को लिफ्ट में स्कैन करो और तुम सीधा ऊपर। और हमारा ओल्ड फेस जेक किम को सॉरी भी बोलता है कि मेरे पास वो कार्ड नहीं है। तो बंदा थोड़ा इमोशनल होने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। ओल्ड फेस की बात सुन के वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। तभी लाइनमैन जेक किम से बोलता है अगर हम यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करेंगे तो वर्कर्स और बिग डील में वॉर स्टार्ट नहीं हो जाएगी? अभी जेक किम उसे बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, हम यहाँ पे नहीं लड़ेंगे। अभी जेक किम फोन निकालता है और हम देखते हैं जेक किम ने बड़े वाले डैनियल का फोन चोरी कर लिया है। सेकंड एफिलिएट में फोन चोरी किया होगा शायद। सीन शिफ्ट होता है, हम बड़े वाले डैनियल को देखते हैं जो मशरूम वाले रूम में बंधा हुआ होता है। मशरूम वाले रूम में होने के कारण वो बेहोश हो जाता है और उसकी आंखें सीधे ओजी वाली बॉडी में खुलती हैं। वहाँ पे एक बंदा उसके मुंह पे चिल्ला रहा होता है इसे मार दो, इसने हमारा पूरा प्लान खराब कर दिया। और वहीं पे बहुत सारे डॉक्टर उनको चेक कर रहे होते हैं। डैनियल अपने मन में सोचता है मेरी आंखें इस बॉडी में खुल गई हैं, मतलब मेरी हैंडसम वाली बॉडी बेहोश हो गई। और वहीं पे हमारी वीवी एक कुर्सी पे बैठी हुई होती है और डैनियल से बोलती है तुमने बहुत बुरा किया है, मैं तो सोच रही थी हम दोनों दोस्त हैं, हम दोस्त नहीं है और तुम्हें हमारे बारे में बहुत कुछ पता चल गया है तो तुमको तो मरना ही पड़ेगा भाई। वीवी एक बंदे से बोलती है कि इसके ऊपर एसिड डाल दो। सीन शिफ्ट होता है, हम जेक किम को देखते हैं जो डैनियल के फोन से किसी को फोन मिलाता है और बोलता है कि वर्कर्स ने डैनियल को किडनैप कर लिया है, तो अगर तुमको डैनियल पार्क को बचाना है तो यहाँ पे आ जाओ, हम तुम्हारा स्वागत करने के लिए बहुत सारे लोग लेके खड़े हैं। इतना कहकर जेक फोन काट देता है। हमें मानवा में तो नहीं बताया गया कि वो बंदा कौन है, पर हमें तो पता है जैक ली है वो बंदा। इसके बाद हमारा जैक ली मिलाता है वास्को को फोन, वास्को मिलाता है हमारे वेरिन को फोन, वेरिन के हाथ में होती है ये ना, तो वो बोल देता है भाई मैं तो नहीं आ सकता, मैं किसी और को भेज दूंगा। पर तो वो अपनी जगह पे एली जेंग को भेज देता है। कुल मिला के यहाँ पे 3 बंदे डैनियल पार्क को बचाने आ रहे हैं, वास्को, जैकली और एली जेंग। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें वर्कर्स के एग्जीक्यूटिव की थोड़ा पावर लेवल अप करके दिखाया जाता है। भाई फाइट होने वाली तो थोड़ा बहुत तो पावर लेवल अप बनता है। हम एक बंदे को देखते हैं जो एक पत्थर को अपने मुक्कों से उड़ा देता है, उसका नाम गोहोंग होता है और वो वही बंदा है जिसको हमारे वास्को ने पहले पेल दिया था एक ही बार में। अब के थोड़ा सीरियस होता है ये बंदा, अब के बोलता है अब के आने दो उस बंदे को, मैं अब के पेल दूंगा उसको। अब तो मैं सीरियस नहीं था, अब मैं फुल सीरियस हूँ, अब का आने दो उस वास्को को। हमें एक और एग्जीक्यूटिव को दिखाया जाता है जो गोरिल्ले की तरह पत्थर को फोड़ रहा था। उसके साथ हमारी जेरी की फाइट होने वाली है और जाइलोंग के साथ हमारे जेक किम की फाइट होने वाली है। एक तरफ सैमुअल सीए को भी ऑर्डर मिल गया होता है वीवी क्लब में जाने का। इसके बाद हम जेकली को देखते हैं जो साइकिल से वर्कर्स में आ रहा होता है, उसके सामने वास्को खड़ा होता है। वो उससे पूछता है तुम अभी तक अंदर क्यों नहीं गए? वास्को जेकली से बोलता है अबे नहीं जा सकता यार, ये
गेट के सामने ही खड़ा है, ये नहीं जाने दे रहा अंदर। और गेट के सामने खड़ा होता है जवान सिंह, और ये इसलिए खड़ा होता है क्योंकि व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर ने बॉडीगार्ड बना के भेजा है वीवी क्लब का, और उसे जयलोंग से कुछ जानना भी है। जवान सिंह बोलता है तुम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि मैं अपने काम को बहुत सीरियसली करता हूँ। यहाँ पे एली जेंग भी आ जाता है और बोलता है जो कुछ तुमको करना है जल्दी करो भाई, मेरे को जाना है और एना को कहानी भी सुनानी है, उसको सोना है ना। इस सीन से टोता हम ओजी डेनियल को देखते हैं जिसके सामने एक बंदा एसिड लेकर खड़ा होता है। अभी हम देखते हैं कि वो बंदा उस एसिड को साइड में गिर देता है और बोलता है अरे यार गलती हो गई। हमारा ओजी डेनियल सोचता है ये तो बढ़िया मौका है यहाँ से निकलने का, तभी वो बंदे को उठाता है और वहाँ से निकलने लगता है। और हाँ, उसने रस्सी खोलने के लिए सोफिया की टेक्निक यूज की थी। भागते भागते सोचता है अरे यार दरवाजे पे तो गार्ड्स खड़े हैं, अब मैं क्या करूंगा। बिना वो एसिड वाला बंदा दोबारा से आ जाता है और उन गार्ड्स के ऊपर गिर जाता है और बोलता है अरे दोबारा से गलती हो गई, और मौका देख के ओजी डेनियल निकल जाता है। अभी वो लोग सोचते हैं अबे इसकी तरफ है हमारी तरफ है। अभी वो बंदा खड़ा होता है और फोन में फोटो देखकर बोलता है मोटे तूने बहुत ज्यादा वेट कम कर लिया है, अब मेरी बारी है एक नई शुरुआत करने की। तभी वो बंदा अपना मास्क निकालता है और बोलता है आ जाओ मैं तुम्हें देख लूंगा। वी शार्क का सबसे लेजेंडरी डायलॉग बोला जाता है आ जाओ मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं हूँ मदर ऑफ ऑल बैडेस्ट डूली। भाई जब भी कभी ये डायलॉग एनीमे में डब होगा ना तो भाई इसके बहुत ज्यादा फैन बनेंगे। वी चिल्ला के बोलती है अबे इसे छोड़ो, उस बंदे को पकड़े जो भाग के गया है, उसे सब ड्रग्स के बारे में सब कुछ पता है। सीन शिफ्ट होता और हम जैक ली और जवान सियोंग की फाइट देखते हैं जहाँ पे वास्को भी गोली की रफ्तार से एक लात मारने वाला होता है जवान सियोंग पे, पर उसे वो ब्लॉक कर लेता है और वो उसी की लात को उसी पे कॉपी करके मार देता है। क्लास जेक ली के पड़ती है, पर इतना इन दोनों के लिए काफी नहीं होता। ये दोनों दोबारा से हमला करने के लिए आते हैं जुआन सियोंग पर। जुआन सियोंग वो एंड टाइम पर वहां से हट जाता है और इन दोनों का जो हमला होता है वो आपस में ही लग जाता है। और जुआन सियोंग इन दोनों को हवा में ही उछाल देता है और बोलता है 3 साल बाद आए तब भी इतनी जल्दी खत्म हो गया। अभी हम देखते हैं एली जेंग भी इस फाइट में कूदने वाला होता है तो एक और वास को जुआन का पैर पकड़ लेते और एली जेंग से बोलते हैं अरे भाई तू अंदर जा, तू भी यहीं पे लड़ेगा तो डेनियल पार्क को कौन बचाएगा। तो हमारा एली जेंग अंदर चला जाता है और बोलता है संभाल लेना यार। वास्को अपने मन में सोचता है जब मैं पहले इस बंदे से लड़ा था तब मैं ये सोच रहा था ये मेरे बराबर का ही है, तब क्योंकि ये टाइकोंडो ही इस्तेमाल कर रहा था, बस इस टाइम ये टाइकोंडो इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ये बंदा तो बहुत ऊपर लेवल पे है। जुआन सियोंग वास्को पे बहुत सारे अटैक कर देता है, वो लास्ट अटैक करने ही वाला होता है तभी हमारा जैक ली उसके बीच में आ जाता है और वास्को से बोलता है अरे भाई तू भी अंदर जा, मैं इसे रोकता हूँ। अभी वास्को से बोलता है अबे तू रोक पाएगा इसे। एक बोलता है अरे मुझे भी पता है मैं इसे नहीं रोक पाऊंगा, पर मैं कुछ देर के लिए इसका टाइम तो वेस्ट कर सकता हूँ ना। मैं डेनियल को बचाने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा और मैं हारूंगा तो पूरी शान से हारूंगा ना, तुम जल्दी अंदर जाओ। अभी हमारा वास्को भी अंदर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बंदा होटल के रूम से बाहर जा रहा होता है। जैसे ही वो बंदा दरवाजा खोलता है उसके सामने जाइलम खड़ा होता है और वो उसे बोलता है सर आप बाहर नहीं जा सकते, क्या है ना कुछ गुंडे मवाली हमारे होटल के अंदर आ गए हैं तो आपको जो भी तकलीफ होगी होटल उसका रिफंड कर देगा। ऐसे उनको साफ करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तभी जाइलम अपने साथ के बंदों को बोलता है सभी दरवाजों को बंद कर दो, डेनियल पार्क यहाँ से भाग के न जाने पाए। अभी वो अपने मन में सोचता है डेनियल पार्क नकली वीआईपी बन के कैसे आ गया। सेकेंड एफिलिएट जिसने तबाह की थी उस डेनियल पार्क का भी नाम डेनियल पार्क है, कहीं ये दोनों एक साथ मिलकर काम तो नहीं कर रहे हैं। अभी हमें जेकिम को दिखाया जाता है जो जेरियन लाइनमैन से बोलता है कि हमें अलग अलग होके ढूंढना चाहिए, ज्यादातर फिल्मों में ऐसा ही होता है। अभी वो तीनों अलग अलग हो जाते हैं पर हमारा जेरी कॉम अलग ही काम कर रहा होता है, वो हल्का हो रहा होता है। अभी हमारे लाइनमैन को एक एग्जीक्यूटिव मिल जाता है, तभी वो सोचता है क्या मेरे प्रमोशन होने वाला है, पर मैं इन सभी को संभाल नहीं सकता तो मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, जेक किम को लाना चाहिए इसके पास। और जैसे ही वो वहाँ से जाने वाला होता है तभी वो एग्जीक्यूटिव जाइलंग को फोन मिला लेता है और बोलता है कि मैंने डेनियल पार्क को पकड़ लिया और मैंने कंफर्म भी कर लिया है डेनियल पार्क ही। इसके बाद हमारा लाइनमैन जाने का प्लान कैंसिल कर लेता है और हमारे डेनियल पार्क को बचाने की कोशिश करता है और वहाँ पे वो लंबी छोड़ता है। और मैं यहाँ पे हार जाता हूँ तो कोई बात नहीं, बिग डील हमें यही सिखाती है। जेक किम यहाँ पे होता तो वो ऐसा ही बात बोलता बच्चे। वहाँ पे वो उस बंदे से लड़ने के लिए तैयार होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एली जेंग पे एक बंदा हमला कर देता है और एली जेंग उसे ब्लॉक कर लेता है। और एली जेंग ने जिस चीज से उसके अटैक को ब्लॉक किया है ना वो येना का खिलौना है, और जो एली जेंग का डंडा होता है उससे येना घर पे खेल रही होती है।
एक बंदा भागता हुआ जाइलम के पास आता है और उससे बोलता है कि कुछ लोग हमारे होटल में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है वो लोग वीवी के पेंट हाउस की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने पहले ही वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी बढ़ा दी है, तो आप क्या करने वाले हैं डायरेक्टर? अभी जाइलम अपने मन में सोचता है मुझे लगता है डेनियल पार्क के साथी हैं। तो सब एग्जीक्यूटिव से बोल दो तुम्हें कोई भी मिले खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं है और हमेशा की तरह मैं वीवी की रक्षा करूंगा खुद से। इसके बाद वो वीवी को पेंट हाउस में बंद करके उसके सामने बैठ जाता है अपना सामान ले। इसके बाद हमें एक बंदे का पास दिखाया जाता है जहाँ पे वो सड़क पे पड़ा होता है। वहाँ पे एक बुड्ढा उसे बेचने की भी कोशिश करता है पर वो उसे चकमा देके वहाँ से सरवाइव कर लेता है और वो बनता है बड़ा होके केविन बॉन्ड, जो आगे जाके एली जेंग से लड़ने वाला। और हमें बताया जाता है इसने अकेले स्टिन चक को हरा रखा है। इसके पास जाइलोंग आता है और उसे अपनी तरफ मिला लेता है और हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में इस बंदे की और एली जेंग की फाइट स्टार्ट हो गई होती है और ये बंदा एली जेंग पर अपने एक हथियार से हमला करता है जिसे एली जेंग येना के खिलौने से रोक तो लेता है पर उसकी वजह से येना का खिलौना टूटने लगता है। अभी हमारा एली जेंग सोचता है अरे यार ये येना का खिलौना ना टूट जाए बस। वो बंदा एली जेंग के पीछे आके बहुत तगड़ा अटैक करने वाला होता है पर हमारा एली जेंग उसे बहुत आसानी से डॉच कर लेता है। इसके बाद एली जेंग उस पे हमला करने जाता है पर एली जेंग से पहले वो उस पे हमला कर देता है और वो एली जेंग पे बैक टू बैक इतनी हमले करता है जिससे येना का खिलौना भी टूट जाता है। और ये बंदा ना एली जेंग से फाइट के बीच में ही बहुत ज्यादा बातें करता है। एली जेंग उससे बोलता है तू बहुत ज्यादा बातें करता है, मुझे लगता है तू कमजोर है और एली जेंग उसे एक हाथ से ही फेंक देता है। इसके बाद एली जेंग येना के खिलौने से उस पर हमला करने ही वाला होता है पर वो उससे डॉच करने के लिए पीछे हट जाता है और बोलता है अब मुझे थोड़ा बहुत सीरियस होना पड़ेगा। अपने पैर से दूसरा हथियार निकालता है और अपने पहले हथियार में ही जोड़ लेता है और उस हथियार को पागलों की तरह चारों तरफ घुमाने लगता है जिससे चारों तरफ चीजें उड़ने लगती हैं। इसके बाद वो अपने हथियार से एली जेंग पे ऐसा हमला करता है जिससे येना का खिलौना एली जेंग के हाथ से छूट जाता है। वो बेफिक्र होकर एली जेंग के ऊपर कूद पड़ता है कि इसके पास तो कोई हथियार ही नहीं है। हमारा एली जेंग वहीं पे पड़े एक फ्राइंग पैन को उठा लेता है और उससे उसके अटैक को डॉच कर लेता है। तभी वो उस फ्राइंग पैन को उसके मुंह में दे के मारता है और उस फ्राइंग पैन से इसके ऊपर ज्यादा असर नहीं होता। वो तुरंत ही एली जेंग पे अपने हथियार से इसके मुंह पे हमला कर देता है। इसके बाद तो वो एली जेंग पे इतने सारे हमले करता है ना, अगले सीन में हम देखते हैं कि एली जेंग अनकॉन्शियस पड़ा होता है और हमें पता चलता है ये बंदा दिन में सपने देख रहा है एली जेंग को हराने। असलियत में ये आ रहा होता है एली जेंग से और पहले फ्राइंग पैन पड़ने के बाद ही एली जेंग ने इसके ऊपर इतने अटैक किए होते हैं कि इसका भूत बना दिया होता है। इसके बाद एली जेंग इसका बैच ले लेता है। तभी ये बोलता है मैंने तो अपने बचपन में बहुत कुछ झेला है, मैं तो इन चीजों से वाकिफ हूँ, तो मैं कैसे हार गया। तभी एली जेंग बोलता है इसका मतलब सीधा है सामने वाले ने तुझसे ज्यादा बुरे दिन देखे हैं। अभी हम दूसरे एग्जीक्यूटिव को देखते हैं जिसने लाइनमैन का सुअर बना दिया होता है मार मार के। मजाल है हमारा लाइनमैन थोड़ा सा भी टस से मसुआ हो वहाँ से। अभी वो बंदा बोलता है अबे तू हार क्यों नहीं मान रहा भाई? लाइनमैन बोलता है मैं हार नहीं मान सकता क्योंकि जेक किम ने मुझे भाई बोला था और मुझे रक्षा करनी है। ऐसे ही वो बंदा लाइनमैन को आखिरी हमला मारने वाला होता है। तभी हमारे बाथरूम से जेरी कॉम निकल के आता है। तभी लाइनमैन उससे बोलता है अबे तू थोड़ा जल्दी आ जा, तो मेरा यहाँ पे सुअर तो नहीं बनता। जेरी बोलता है आज किया ना तूने असली बिग डील के बंदा होने के काम, बाकी सब तू मुझ पे छोड़ दे। दोनों की फाइट स्टार्ट होने से पहले इसका थोड़ा पास्ट दिखाया जाता है। इसमें ये बच्चा होता है और एक गोरिल्ला की गोद में बैठा हुआ होता है और उसके पास बहुत सारे गोरिल्ला होते हैं। तभी यहाँ पे जू के कर्मचारी आते हैं और बोलते हैं लगता है इस बच्चे को कोई यहाँ पे छोड़ गया है। जो गोरिल्ला होती है इसे अपना बच्चा समझ के जू के कर्मचारियों को इसको ले जाने नहीं देती है। फिर भी गोरिल्ला के बहुत सारे इंजेक्शन लगा के वो इसको यहाँ से ले जाते हैं। पर अब ये बड़ा हो गया और कुछ लोग इसे परेशान कर रहे हैं कि हमने सुना है तेरी माँ गोरिल्ला है और ये भी अपनी माँ की तरह उन लोगों को अपने गले लगाकर भेज देता है। इसके बाद इसने एक अपनी गैंग बना ली। इसके पास भी जाइलम आता है और इसको ले जाता है अपने साथ। और करंट टाइम में अब इसने जेरी कॉम को भी इसी तरह पकड़ रखा होता है और उसकी शक्ल देख के हमें ऐसा लग रहा है कि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ये बंदा हमारे जेरी कॉम के ऊपर बहुत सारे अटैक करता है जिससे हमारे जेरी कॉम की हालत बिल्कुल पतली हो गई होती है और ये अटैक करते हुए बोलता है ये इंसान इतने कमजोर क्यों होते हैं। अभी हमारा जेरी कॉम दोबारा से उठ जाता है। तभी ये जेरी कॉम से बोलता है अभी तू भी हार नहीं मान रहा, वो भी हार नहीं मान रहा, मुझे ऐसा लगता है तू हार इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि तेरा बॉस हमें शुरुआत से ही देख रहा है। जेक से बोलता है अबे चुरकुट तू ये क्या इनका बॉस, तू तो वही है ना जो गार्ड की नौकरी कर रहा है। जेक भी लड़ने के लिए अपनी ग्लव्स पहन लेता है और बोलता है मुझे लगता है जेरी कॉम अभी इतना ताकतवर नहीं हुआ जो इतने तगड़े ओपोनेंट से लड़ सके। और जैसे ही जेक किम इससे लड़ने के लिए आ रहा होता है तभी जेरी कॉम इसको रोक लेता है और अपना डायलॉग बोलता है कि मैं तुम्हारी तलवार हूँ, मैं
इसको देख लूंगा, तुम्हारी तलवार कभी नहीं टूटेगी, तुम दूसरे बंदों को बचाओ, इसको मेरे ऊपर छोड़ दो। अभी जेक किम समझ जाता है कि जेरी कॉम ऐसे नहीं मानेगा, तो वो बोलता है कि मैं अभी जा रहा हूँ। जेक लाइनमैन को उठाता और जेरी से बोलता है मैं अभी उनको बचा के लाता हूँ, तब तक तुम टिके रहना। बंदा दोबारा से जेरी के मुक्का मार के बोलता है अबे रोक ले उसे, तू मुझे नहीं हरा पाएगा अकेला। जैसे ही जेक किम यहाँ से जाता है तो जेरी इसको ऐसे उठा लेता है जैसे कुत्ते के पिल्ले को उठाते हैं। जेरी से बोलता है तू तैयार है ना, ये जेरी से बोलता है किस लिए। जेरी इससे बोलता है इंसान का सामना करने के लिए। जेरी इसको एक पंच मारता है और इसका खेल खत्म। मतलब ये जेरी कॉम अपनी ताकत छुपा रहा है जेक किम को, ताकि जेक किम को ऐसा ना लगे कि जेरी उससे ज्यादा ताकतवर है। ये सब हमारा लाइनमैन देख लेता और बोलता है मैं तो यहाँ पे मदद करने के लिए आया था, पर लगता नहीं यहाँ पे मदद की जरूरत है। जेरी लाइनमैन से जाते जाते बोलता है कि किसी को बताना मत तूने यहाँ पे क्या देखा। तो हम वास्को को देखते हैं जिसके सामने वही सैम बंदा आ जाता है जिससे वो पहले लड़ा था और उसको हरा दिया था एक ही अटैक में। वास्को दोबारा से उसी अटैक को उसके ऊपर इस्तेमाल करता है। अब की बार वो उसे आसानी से रोक लेता है। शिफ्ट होता हम वीवी और जैलम को देखते हैं। वीवी उससे बोल रही होती है कि बाहर कुछ दिक्कत है क्या, मुझे बाहर निकालो। जैलम के पास एक फोन आता और सामने वाला बंदा बोलता है कि मैंने सुना है तुम्हारी एफिलिएट में कुछ घुसपैठिया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भी हाल फोर्थ एफिलिएट की तरह ना हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर तुमको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैलम बोलता है अबे मुझे तेरी कोई मदद की जरूरत नहीं है, तूने तो अपने खुद मास्टर को धोखा दे दिया, तू क्या मदद करेगा। वैसे भी मेरे पास एक बहुत काम का बंदा है। हम देखते हैं वो जुआन सियोंग की बात कर रहा होता है। हम जुआन सियोंग को देखते हैं उसने जेक किम को सुला दिया होता है। सॉरी जैक ली को थोड़ी गलती हो गई। देखते हैं वो बंदा और कोई नहीं सैमुअल सियो होता और वो उसे बोलता है अगर तुझे मेरी जरूरत पड़े ना तो एक बार कुत्ते की तरह मेरे सामने भौंक दे दा। सैमुअल सियो भी थर्ड एफिलिएट के अंदर एक फाडू एंट्री लेता है हेलीकॉप्टर से। देखते हैं जेक किम को हमारा ओजी डैनियल मिल जाता है। वो उससे बोलता है तुम कमरे के अंदर रहना क्योंकि जैलोंग के आदमी बाहर डोल रहे हैं और तुमको बाहर खतरा है। भी हमारा डैनियल बोलता है तो ठीक है मैं जल्दी से सो जाता हूँ, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। मतलब उसका सीधा मतलब होता है कि वो सो के दूसरी बॉडी से इसकी मदद करेगा। हमारा जेक किम तो यहाँ से चला जाता है तो डैनियल उस लड़की से बोलता है हम जल्दी से सो जाते हैं चलो। इतना कहते ही वो जल्दी से सो जाता है। वो लड़की भी अचंभे में पड़ जाती है कि ये बोल क्या रहा था। इस टाइम पे अपनी बॉडी को स्विच नहीं कर पा रहा होता क्योंकि इसकी बॉडी बंधी पड़ी होती है मशरूम वाले रूम में। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कुछ लोगों को ऑर्डर दे रही होती है कि इन वीवी कुकीज को जल्दी से यहाँ से ले जाओ, किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अभी हमारा जुआन सियोंग यहाँ पे आ जाता है, जैसे देख के थोड़ा शर्मा जाती है क्योंकि हमारे जुआन सियोंग ने पहले इसे थोड़ा जादू दिखा दिया होता है। जुआन इससे पूछता है ये तुम क्या कर रही हो। ये जुआन से बोलती है ये ऐसी कुछ खास चीज नहीं है, तुम बस घुसपैठियों को पकड़ो। जुआन सियोंग एक बंदे से टकरा जाता है जिसका चेहरा देख के वो बहुत शौक हो जाता है और उस लड़की से पूछता है क्या ये भी वर्कर्स में काम करते। लड़की बताती है नहीं नहीं ये वर्कर्स में काम नहीं करते, इनको तो हम अपने साथ चाइना से लेके आए हैं। हम एली जेंग को देखते हैं जो इतनी देर बाद उस बंदे से बैच लेकर जा ही रहा होता है। तभी एक बंदा उसको पीछे से पकड़ लेता है और एक बंदा उस पे खोलते हुए पानी से हमला करता है। हमारा एली जेंग उस पानी को डॉच कर लेता है और वो पानी उसी के साथी के ऊपर गिर जाता है, पर उसे कुछ असर नहीं हुआ होता उस पानी से। वो बंदा एली जेंग पे चाकू से हमला करने के लिए आता है। एली जेंग अपने मन में सोचता है इन्हें अपने जान की कोई परवाह नहीं है। हमारा एली जेंग इन दोनों पे से आसानी से निकल के चला जाता है। एक बंदा उसके पैर को दोबारा से पकड़ लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है। हम वास्को को देखते हैं जिसको दो बंदे पकड़ लेते हैं और उन्होंने ऊपर गैसोलीन छिड़क रखा होता है और एक लाइटर भी ले रखा होता है, मतलब ऐसा सामान जिससे आग जल्दी लग जाए। हमें सैमुअल सियो को दिखाया जाता है जो आराम से छत पे बैठ के सुट्टा मार के चिल कर रहा होता है। वो हमें इन बंदों के बारे में बताता है कि ये बंदे वर्कर्स को बचाने के लिए नहीं है, ये वीवी को बचाने के लिए, क्योंकि उसका बात बहुत बड़ा आदमी है, उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए ये आर्मी बनाई गई है। हम जेक लाइनमैन और जेरी को देखते हैं जो लिफ्ट की मदद से जैलोंग के पास चले गए होते। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है वो क्या देखते हैं उनके सामने भी ज़ॉम्बीज की लाइन खड़ी होती है और उनकी लिफ्ट के ऊपर भी कुछ ज़ॉम्बी होते हैं। जेरी लाइनमैन और जेक किम इनको आसानी से हरा देते हैं और जेक किम जैलोंग से बोलता है ऐसे आंख फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है, मैं यूं इन घुसपैठियों का बॉस। मुझे जब से ये पता चला है ना तो गन के लेवल का है, जब से तेज तोड़ने का इतना मन कर रहा है ना मेरे को। जैलोंग को थोड़ा अजीब लग रहा होता है क्योंकि जेक किम यहाँ पे उनके यहाँ पे बाउंसर की ड्यूटी करने के लिए आया होता है। फाइनली इन दोनों की फाइट होने वाली है।
हम देखते हैं होटल का फायर सिस्टम ऑन हो गया होता है क्योंकि वास्को के पास जो पहले बंदे थे उन्होंने आग जला दी थी ना। तो हमारा वास्को एलिजांग इन ज़ॉम्बीज से लड़े जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमारे जेक किम का भी यही हाल होता है। ये ज़ॉम्बी हार तो रहे होते हैं फिर दोबारा खड़े होके वापस से लड़ने आ जाते हैं। तब तो मैंने जान से नहीं मारोगे, ये रुकेंगे नहीं। हमारे जेक किम को एक ऊपर शटर दिखता है जिसे जेरी देख लेता है और बोलता है मैं समझ गया क्या करना है। सीधा लाइनमैन को देखता है और उससे बोलता है लाइनमैन इसमें मेरी कोई गलती नहीं, इसमें तेरी ही गलती है, तू इतना पतला जो है। जेरी इसका सीधा मुंह पकड़ता है, इसका झाड़ू ही बना देता है। और देर झाड़ू बनने के बाद हमारा लाइनमैन शटर को बंद कर देता है और ज़ॉम्बीज को साइड कर देता है। जेक किम बोलता है देखो इस बेचारे की क्या हालत कर दी इन ज़ॉम्बीज ने। लाइनमैन बोलता है सच में इन ज़ॉम्बीज ने की है कि ये मेरी हालत। जेक किम सीधे जयलोंग के पास जा रहा होता है। जयलोंग बोलता है तुझे देख के तो मुझे पहले ही डाउट हो रहा था पर मैं इसमें ध्यान नहीं दिया इतना। जयलोंग उसे बोलता है अगर तुझे इस दरवाजे को खोलना है तो मुझे हरा के जाना पड़ेगा। पर हम पीछे देखते हैं वीवी खुद खोल के इस दरवाजे को बाहर आ गई होती है। वीवी बोलती है मैं जब से दरवाजे को खोलने के लिए बोल रही हूँ तुम खोल क्यों नहीं रही जब से दरवाजे को। जाइलम वीवी को दोबारा से अंदर भेज देता है और उसके सामने अपने हथियार लगा देता है जिससे कोई अंदर न जा पाए। जाइलम से बोलता है इतना सब कुछ तू रक्षा करने के लिए तो नहीं कर रहा, बस मतलब दाल में कुछ ना कुछ काला है। जेक किम को कौन बताए ये बंदा फुका हुआ आशिक बना पड़ा है। हमें छोटे जाइलम का पास दिखाया जाता है जिसमें वीवी का बाप उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें अब एक ही मकसद के लिए जीना, तुम्हें बस वीवी की रक्षा करनी है और कुछ नहीं। सबसे पहले जाइलम लाइनमैन को पेलता है। इस पॉइंट पे आते हुए मुझे ऐसा लगने लगा है कि लाइनमैन से कोई पर्सनल दुश्मनी है। वो भी बंदा आ रहा है लाइनमैन को पेल के जा रहा है। इतना देख के जेक किम का माथा सनक गया, वो लड़ने के लिए तैयार है। जेक किम उससे पहले लड़े, उससे पहले जेरी कॉम बोलता है तुझे मुझसे लड़ना पड़ेगा पहले जेक की तलवार से। जाइलम कुछ ही देर में जेरी कॉम का इतना तगड़ा भूत भर देता है उसे लगने लगता है ये गन के लेवल का ही है सच में। जेरी जेक किम से बोलता है मुझे लगता है जेक की तलवार टूट सकती है। जेक बोलता है अभी तुम फिजूल में इतनी मेहनत कर रहे हो भाई, हमारा बीच तो अभी रास्ते में ही आ ही रहा होगा, बस तुम हार चुके हो पहले ही। देखते हमारा जुआन सियोंग उस लड़की के साथ पूरी सेना लेके आ रहा होता है जेक किम के पास। हमारा सेमल सियो सामने से आ जाता है और जुआन सियोंग को देख के बोलता है तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तू यहाँ वर्कर्स में कब से काम करने लगा, टाइगर जॉब सेंटर की तरफ से आया है क्या, पर तुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए थर्ड एफिलिएट में, तुझे इसके बारे में कुछ पता भी है। हमारे सेमल सियो को पता चल जाता है कि हमारे जुआन सियोंग को वर्कर्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। हमारे सेमल सोचता है क्यों ना इसके थोड़े बहुत मजे लिए जाएं। तभी वो जुआन सियोंग के अचानक से कंधे पे आ जाता है और बोलता है तुझे पंक्शन के बारे में कुछ पता है। इसका नाम सुनते ही हमारा जुआन सियोंग अलर्ट हो जाता है क्योंकि इसका डायरेक्ट लिंक जुआन की मदर से होता है और मदर के लिए ये सब कुछ कर रहा है जुआन सियोंग। हमारा जुआन सियोंग सीरियस होके बोलता है तुझे कैसे पता चला पंक्शन के बारे में। अभी हमारा सेमल बोलता है ओहो मेरी गलती है, मेरी गलती है, मुझे लगा तुम्हें बता दिया होगा थर्ड एफिलिएट वालों ने, वो पहले पंक्शन को ड्रग सप्लाई किया करते थे। हमारा जुआन सियोंग लड़की से सीरियस होके बोलता है मुझे पंक्शन के बारे में सब कुछ साफ साफ बता दे वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। वो लड़की बोलती है मुझे नहीं पता तुम्हारा उस जगह से क्या नाता है पर मैं तुमको कुछ नहीं बता सकती। यहाँ पे सेमल सियो जो कुछ भी कर रहा है ना उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है वो जानबूझ के कर रहा है ताकि जुआन सियोंग किम के पास ना पहुंच पाए। अगर वो एक बार वहाँ पे पहुंच गया और वो जाइलम के साथ लड़ने लगा तो जेक किम को हारने से कोई नहीं रोक सकता, बिग डील हार जाएगी उसी टाइम पे। मतलब ये बंदा अब भी बिग डील को हारता हुआ नहीं देख सकता। ये बंदा नाटक कर रहा है कि ये बिग डील में नहीं है पर ये अंदर से बिग डील के अंदर ही है। हम जेरी और जाइलोंग को देखते हैं जिनकी फाइट चल रही होती है। जेरी अभी हारा नहीं होता है, वो बोलता है जाइलोंग से मैंने सुना है तू हथियार बहुत तगड़ा चलाता है, मैं देखना चाहता हूँ तू हथियार के साथ कितना ताकतवर हो जाता है। जाइलोंग जेरी से बोलता है अच्छा तो तू मुझे हथियार के साथ देखना चाहता है पर मैं तुझे दिखाता हूँ कि मेरे पास हथियार हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इतना ही ताकतवर हूँ उसके बाद भी। हमें वीवी और जाइलोंग के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वीवी के बॉडीगार्ड ही उसको मारने के पीछे पड़े होते हैं। सही वो वीवी को मारने ही वाले होते हैं तभी उनके सामने जाइलम आ जाता है और उनसे बोलता है, जाइलम वीवी से बोलता है मैं इतना भी मान नहीं हूँ जो आपको सामने से देख सकूँ, तो आप अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लीजिए। वीवी अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है तभी जाइलम एक बंदे पे ऐसा अटैक करता है। वही सेम अटैक इस टाइम पे वो जेरी के करता है पर उसके हाथ में हथियार नहीं होता है, बस यही फर्क होता है। इसके बाद वो जेरी के एक बहुत तगड़ा मुक्का मारता है और बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे हाथ में हथियार है या नहीं। जाइलम बोलता है मैंने तो अपने भाइयों को भी मार डाला जो मेरे साथ काम करते थे, तुमको हराने के लिए तो मुझे वेपन की भी जरूरत नहीं है। हमें एक मूर्ति दिखाई जाती है जिसपे जाइलम का हथियार होता है। तभी वहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि पता नहीं डायरेक्टर इस इतने भारी हथियार को कैसे उठा लेते हैं, लगता है उनके पास कोई सुपर पावर है। ये अपने मन में सोचता है ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, ये हमारे साथ बस खेल रहा है किसी खिलौने की तरह। अभी जेरी इस पे बहुत तगड़ा अटैक करने वाला होता है पर हमारे जेरी को महसूस होता है कि वो पहले ही। भी जाइलोंग जेरी से बोलता है क्या हुआ, कुछ कट गया क्या। दोबारा से जाइलोंग और वीवी के पास के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो उस एंड वाले बंदे को भी मार देता है। वीवी जाइलोंग से पूछती है सब कुछ खत्म हो गया क्या। जाइलोंग बोलता है आप अपनी आंखें ढक लीजिए, मैं नहीं चाहता कि आप मुझे इस हालत में देखें। वो वहाँ से वीवी को उठाता और बोलता है मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि मैं इस हालत में आपके सामने कभी ना आऊँ। बोलता है मैंने
शुरुआत से ही वीवी को बचाने के लिए ट्रेनिंग की है, तो चिंता मत करो, मैं तो उसे बचा ही लूंगा। के बाद जायलोंग जेरी पे लास्ट अटैक करता है, जिससे हमारा जेरी हार जाता है। और मुझे अब भी ऐसा लग रहा है जेरी को बूझ के इस फाइट को आ रहा है, क्योंकि भाई इसने कुछ लड़ाई नहीं, कुछ अटैक ही नहीं किए ज्यादातर यहाँ पे, जानबूझ के हार गया, जिससे जेक को ऐसा लगे कि जेरी कॉम कमजोर है, उससे ज्यादा ताकतवर नहीं है। भले ही जेरी यहाँ पे हार जाता पर इतना बुरा नहीं हारता, क्योंकि हमारे गन पार्क ने भी इसे रिकमेंड कर रखा है कि जेरी इतना भी कमजोर नहीं। फाइनली जेकिम और जायलोंग अब आमने सामने होते हैं। जायलोंग जेकिम से बोलता है, तू सचमुच में अपनी जिंदगी दांव पे लगाना चाहता है बाउंसर? जेकिम बोलता है, अरे हाँ भाई, मैं इतनी दूर आके इतनी मार पिटाई करके अब खाली हाथ तो वापस नहीं जाऊंगा। जायलम अचानक से जेक पे हमला कर देता है, पर उससे पहले ही जेक जायलम के मुंह पे एक जोरदार मुक्का मार देता है और बोलता है, तुझे क्या लगता है जब से मैं बाहर क्यों खड़ा था? क्योंकि मुझे पता है जेरी कॉम को बुरा लग जाता अगर मैं उसकी फाइट के बीच में आ जाता तो। जेकिम बोलता है, आजा अब देखते हैं किसमें कितना दम है, अब मैं और तू है बस। अपने मन में सोचता है, बिग डील का जेकिम, मैंने सुना है ये इनसे फाइट करने के लिए तैयारी कर रहा था। जायलोंग कुछ देर पहले की बात याद करता है, जहाँ पे वो अपने एक एग्जीक्यूटिव से पूछ रहा होता है कि वो बाउंसर की क्या खबर है, मैंने तुमको उस पे नजर रखने के लिए बोला होता है। वो बोलता है, देखते हैं जेकिम के पास इस टाइम पे बहुत सारी लड़कियां होती हैं, तो हमारा जायलोंग उसे किसी ठरकी इंसान समझ लेता है। और जायलोंग बोलता है, मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना ताकतवर होगा। जेक जायलोंग के एक मौका मारता है, जैसे जायलोंग ब्लॉक तो कर लेता है, पर अपने मन में सोचता है, ये बंदा वो बंदा नहीं है जिसको मैं हल्का समझ रहा था। ये टाइम पे जानबूझ के ऐसा दिखा रहा था कि ये कोई सीरियस बंदा नहीं है, पर ये तो बहुत अलग बंदा है। फिर एक लात मारता है जायलम के, जो जॉम्बीज वाली गेट में जाके लगती है, पर जायलम उसे डॉच कर लेता है। एक दोबारा से उछल के लात मारता है, पर जायलम इसे भी डॉच कर लेता है। हमें गन पार्क को दिखाया जाता है, जो स्टिक से गेम खेल रहा होता है और बोलता है, पूछ रहे हो जायलम के बारे में, अगर मेरी और जायलम की फाइट होगी तो कौन जीतेगा? तो मैं चीज पे बस इतना ही बोलना चाहूंगा, जब तक हमारी फाइट नहीं हो जाती जब तक मैं कुछ नहीं बोल सकता। का पता हम तभी लगा सकते हैं जब मेरी असलियत में जायलोंग से फाइट हो। जिस बॉल में हमारे गन पार्क ने अभी स्टिक मारी होती है, उस बॉल के आर पार हो गई होती है वो स्टिक। मतलब गेम खेलने में भी ये बंदा अपना ऑरा प्लस करना नहीं छोड़ेगा। और गन पार्क बोलता है, अगर कोई बंदा जायलोंग के ऊपर हावी हो रहा है तो इसका मतलब उस बंदे ने भी कोई कच्ची गोटियां नहीं खेले। हम दोबारा से इन दोनों की फाइट पे आते हैं, जहाँ पे जेक किम उछल के जायलोंग पे हमला करता है। जायलोंग उस अटैक को डॉज करके बोलता है, इतना सब कुछ तुम उन लोगों को बचाने के लिए कर रहे हो बस? किम लड़ते हुए बोलता है, हाँ ये भी कह सकता है, पर मुझे कुछ पूछना भी है। यहाँ से वीवी को ले जाऊंगा और उससे कुछ पूछूंगा। ये दोनों लड़ते लड़ते बात कर रहे होते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या तुम नंबर 8 के बारे में बात कर रहे हो? बोलता है, हाँ मैं यहाँ पे सीनुआन की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ से वीवी को ले जाऊंगा और सीनुआन के बारे में सब कुछ पूछ लूंगा उससे। जेक के हाथ में जायलोंग का पैर आ जाता है और वो अपने मन में सोचता है, अगर मैं यहाँ पे इसके पैर को तोड़ दूंगा तो ये बेकार हो जाएगा, मतलब किसी काम का नहीं रहेगा। पर जेक उससे पहले उसकी टांग तोड़े, वो उससे पहले उसके सर पे हमला कर देता है और वो हमला बहुत जोर से करता है। हमारे जेक किम की जेल की थोड़ी सी झलक दिखाई जाती है और जेक बोलता है, मैं यहाँ पे मजाक कर रहा हूँ क्या? मैं भी जेल में कोई मटर नहीं छीले हैं, बस हमारे जेक का दिमाग खराब हो गया है, वो भी लड़ने के लिए तैयार है। जायलोंग जेक के हमला करने की कोशिश करता है, पर जेक डॉच करके उसके एक मौका मार देता है। जेक जायलोंग के लगातार 2-3 बैक टू बैक हमले करता है और सीधा भागता है पेंट हाउस की तरफ वीवी को पकड़ने के लिए। उसके पीछे पीछे जायलम भी भागता है, पर जेक उसका हथियार उसी की तरफ फेंक देता है, जिसे जायलम डॉच तो कर लेता है। भाला फेंकना तो जेकिम का मेन अटैक था ही नहीं, वो जायलम के गले को पकड़ता है और सीधा दे के मारता है फ्लोर में। एक जायलम से बोलता है, तू तो फंस गया मुन्ना, मैं तेरे ऊपर ज्यादा समय खराब नहीं कर सकता। हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जायलोंग के, जिसमें उसका गुरु बोल रहा होता है, मैं तुमको एक फाइटिंग स्टाइल सिखाने वाला हूँ जिसमें तुम बीवी की रक्षा हर समय पे कर पाओगे। कुछ नाम है उस फाइटिंग स्टाइल का। जेक गन पार्क भी उस फाइटिंग स्टाइल की तारीफ करता है कि वो फाइटिंग स्टाइल बहुत तगड़ा है। जायलोंग दोबारा से खड़ा हो गया होता है और बोलता है, अब मैं तुझे असलियत में दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। थोड़ा सीरियस होके बोलता है, जिस बंदे को हम गन पार्क से कंपेयर कर रहे थे वो इतनी जल्दी तो नहीं हारेगा। मैं भी यही सोच रहा था भाई, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। हम जुआन सियोंग को देखते हैं, जिसने ज़ॉम्बीज का कुत्ता बना दिया होता है और वो एग्जीक्यूटिव भी उसे देख के बहुत घबरा गई होती है। मतलब जुआन सियोंग इस टाइम पे फुल सीरियस मोड में है। मलसियो उससे मजे लेते हुए बोलता है, अरे भाई तू भीग जाएगा, ले तू छाता ले ले मेरा। जुआन सीरियस होकर सैमुअल से पूछता है, वीवी कहाँ पे मिलेगी बता मुझे। सैमुअल मजे लेते हुए बोलता है, यही तो मैं चाहता था, अब असली मजा आएगा। देखते हैं जायलोंग का एक हाथ पहले ही टूट गया, लड़ाई में जेक किम ने पहले ही तोड़ दिया, शायद मैंने आपको पहले नहीं बताया। उसके बाद जायलोंग जेक किम पे अपने टूटे हुए हाथ से ऐसे हमला करता है जैसे कि हैंडल से हमला कर रहा हो। उसी टूटे हुए हाथ से वो लगातार हमले कर रहा है और वो हमले उसको लग भी रहे हैं जेक किम को। अब मेरे लिए दर्द मायने नहीं रखता, अब मुझे बस वीवी को बचाना है किसी भी तरह। जेक किम अपना अटैक करने के लिए जा ही रहा होता है, तभी उसे महसूस होता है कि उसके चेहरे पे बहुत तगड़ा अटैक हो चुका है।
जयलोंग के उस अटैक को तो डॉच कर लेता है, पर उसके चेहरे पे बहुत बड़ा कट लग गया होता है। किम भी सोच में पड़ जाता है मुझे कट कैसे लग गया। उसे समझ में आता है जयलोंग के बालों में धारदार और नुकीले चाकू लगे हुए होते हैं। हमें जयलोंग की टीचर को दोबारा दिखाया जाता है, वो बोल रहा होता है इस फाइटिंग स्टाइल को सीखने के बाद तुम अपने इस पूरे शरीर को हथियार बना सकते हो। फाइटिंग स्टाइल को सीखने के बाद तुम्हारे हारने के चांस बहुत कम हो जाएगा। किम के आधे चेहरे से खून निकल रहा होता है। जयलोंग उसे बोलता है क्या हुआ, मुझे तेरी हालत ज्यादा ठीक नहीं लग रही है। किम अपने मन में बोलता है मैं महसूस कर पा रहा हूँ ये इंसान बहुत ज्यादा ताकतवर है। सीन शिफ्ट होता है, हमें उन्हीं 4 एग्जीक्यूटिव को दिखाया जाता है जो आपस में पहली बार मिले होते हैं और बोलते हैं हम अपनी स्किल को थोड़ा आपस में टेस्ट कर लें जिससे हम रैंकिंग कर सके कि कौन किस नंबर पे होगा। वो बंदा आगे आता है जो वास्को से फाइट कर रहा है, वो बोलता है क्यों नहीं जरूर। वो बंदा उससे मना कर देता है और बोलता है तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, हमें पता है तुम हमसे ज्यादा ताकतवर हो। बंदे का नाम हो होंगे और बेसिकली इसका थोड़ा और प्लस किया जा रहा है। वास्को और इसकी फाइट होने वाली है ना। प्रेजेंट टाइम पे आते हैं, इनकी फाइट पे यही दोनों आपस में मुक्का मारते हैं। वास्को इससे बोलता है क्या तू सच में करना चाहता है। वास्को बोलता है जो मेरी फॉरबिडन 5th स्किल है इसके बाद जो मैं अटैक करता हूँ उससे लोगों की जान भी जा सकती है। होंग बोलता है हाँ देख लेंगे तेरी फॉरबिडन स्किल को, तू आ जा बात। एक दूसरे के सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं कि अब लड़ने ही वाले हैं। इनके बीच से गुजरता है जुआन सियोंग। उसको जुआन से बोलता है अरे जुआन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। होंग बोलता है क्या ये तेरा साथी है, जा भाई तू किसी और को ढूंढ ले, यहाँ पे हमारी लड़ाई होने वाली है। और ये अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता, बीच में इसको पड़ता है जुआन सियोंग का फटका और ये खत्म। हाँ भाई ये बंदा एक मुक्के में लौट जाता है जुआन सियोंग के। तो भाई इसका इतना और प्लस करने की क्या जरूरत थी, इसको तो इस चारों में से सबसे ऊपर और बताया गया था। वास्को जुआन से बोलता है तो फाइनली तुमने हमारी मदद करने के लिए फैसला कर लिया। जुआन वास्को की भी कोई बात नहीं सुनता और उसके सीधे मुंह पे लात देता है, तो उसका भी खेल खत्म। सच्ची में यार मेरे को यहाँ पे जुआन सियोंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। भाई तुम बुरा मानो या भला मानो, पर ये बंदा वास्को से ये भी बोल देता ना भाई मेरे को तेरी मदद की जरूरत है। बंदा एक पल के लिए भी नहीं सोचता और इसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता। इस टाइम पे जुआन सियोंग किसी को नहीं देख रहा, वो बिल्कुल बीस्ट मोड में है। कुछ ज़ॉम्बीज उसकी तरफ जा रहे होते हैं, उसको रोकने के लिए जितनी स्पीड से वो जाते हैं उतनी स्पीड से वो वापस आ जाते हैं। हम डेनियल पार्क को देखते हैं जो स्पाइडरमैन की तरह पेंट हाउस में जा रहा होता है वीवी के पास। इसको दीवार पे चढ़ने की ट्रेनिंग पता है किसने दी है, हमारी सोफिया दीदी ने। दोबारा से जुआन सियोंग को देखते हैं जो एली जेंग के पास आ गया होता है एलिवेटर में और बोलता है मुझे तेरा बैच दे। मुझे एली जेंग की हरकतों से ऐसा क्यों लग रहा है भाई ये किसी को बचाना ही नहीं चाह रहा, ये ऊपर जाना ही नहीं चाहता है, क्योंकि इस बंदे ने एग्जीक्यूटिव को हरा के बहुत पहले ही बैच ले लिया है, पर अब तक क्या कर रहा था हमें भी नहीं पता। भाई जुआन सियोंग गुस्से में बोलता है मुझे बैच दे दे। एली जेंग बोलता है नहीं दिया तो। उसके बाद ये दोनों कुछ ज़ॉम्बीज को मार के अपना ऑरा प्लस करते हैं। जुआन सियोंग बोलता है अगर तूने मुझे बैच नहीं दिया ना तो मैं तुझे मार के तेरी लाश से इसको वापस लूंगा। एली जेंग बोलता है अबे भाई मैं भी देखना चाहता हूँ तू कैसे मेरी लाश से इसको वापस लेता है। मतलब इन दोनों बंदों को जाना ऊपर ही है एक ही जगह पे, ये नहीं है कि दोनों एक साथ चले जाएं, लड़ना जरूरी है। पर दोनों की फाइट स्टार्ट हो उससे पहले हम गन पार्क को देखते हैं जो एली जेंग के बारे में कुछ बता रहा होता है। बोलता है तुम मुझसे पूछ रहे हो एली जेंग और जुआन सियोंग में से कौन ज्यादा ताकतवर है, मुझे ये बात बता दो भाई जब कभी भी इनकी फाइट स्टार्ट होने वाली तभी क्यों पूछता है कोई बंदा इनसे इनके बारे में। बोलता है एली जेंग बहुत ज्यादा ताकतवर है, वो मेरे साथ बहुत ज्यादा दिनों तक तो नहीं रहा था पर जितने भी दिन रहा उसने मेरे से बेसिक तो सीख लिए। पिछले 3 सालों में एली जेंग ने अपने बेसिक के अलावा और कुछ नहीं सीखा होगा तो वो जुआन सियोंग का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि जुआन सियोंग ने पिछले 3 सालों में बहुत ज्यादा मेहनत की है। जुआन और एली की फाइट स्टार्ट हो गई होती है। जुआन एक मुक्का मारता है, उसके बाद एक घुटना, उसके बाद एक लात, फिर दोबारा से एक घुटना और हमारा एली जेंग नॉकआउट हो चुका है। जुआन एली जेंग पे एक लास्ट अटैक करने वाला होता है और बोलता है मैं तेरा बैच ले रहा हूँ। वो अटैक होता है वो एली जेंग पे पड़ता ही नहीं है। एली जेंग दोबारा से लड़ने के तैयार होता है। हमें एली जेंग के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टॉम ली उसके पास आता है। टॉम ली बिल्कुल रोते हुए एली जेंग से बोलता है एली जेंग मैंने सुना है तुझे एक लड़की हुई, अगर मेरे पास व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर नहीं होता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। टॉम ली ने येना को गोदी में रखा होता है और एली जेंग को अपने पैरों के नीचे दबा रखा होता है। एली जेंग दोबारा से टॉम पे पीछे से हमला करने के लिए आता है पर टॉम ली उसे बिना देखे ही अपनी लाश से लुढ़का देता है। टॉम एली से बोलता है चलो तुमने कहीं से बेसिक तो सीख लिए हैं। यहाँ पे टॉम ली को मिस्टर कारपेंटर बोल रहे हैं क्योंकि टॉम ली ने ही एली जेंग को बड़ा किया है। एली जेंग को जंगली पलन टॉम ली ने ही सिखाया है। टॉम बोलता है अब तक तो तुझे एक बीस्ट बन जाना चाहिए थे पर तू तो कुछ कर ही नहीं रहा है। के बाद टॉम ली येना को किडनैप करके ले जाता है और बोलता है एली जेंग तुमको ये चाहिए तो मुझसे ही लेने पड़ेगी। और हमारी ओजी कैरेक्टर येना टॉम ली के साथ आराम से खेल रही होती है। एली जेंग टॉम ली के पास आता है येना को वापस लेने के लिए, वो नाकाम होता है।
वो हार जाता है टॉम ली से पहले दिन। वो दूसरे दिन आता है, वो दूसरे दिन भी हार जाता है, और वो तीसरे दिन आता है, वो तीसरे दिन भी हार जाता है, और वो चौथे दिन आता है, चौथे दिन भी हार जाता है। मतलब वो 1 महीने तक टॉम ली के पास ऐसे ही आता है और उससे मार खाता है। टॉम ली उसे 1 महीने बाद उसको ये ना वापस करता है। ये सब हमें इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि इसके जरिए हमें ये बताया जा रहा है कि एली जेंग ने 1 महीने ज्यादा मेहनत की है, ऐसे ही नहीं बैठा था वो भी। हम एली और जोआन की फाइट पे आते हैं जहाँ पे एली जोआन का गला पकड़ता है और सीधा फाड़ देता है। तो अच्छा है जोआन सेयोंग पहले ही हट गया था, वरना आज तो उसका पूरा गला गया था। एली जेंग बोलता है, अरे तू बच गया, मैं तो तेरा गला फाड़ना चाहता था। हमें दोबारा से टॉम ली की वॉइस ओवर आती है जो एली जेंग से बोल रहा होता है, एली जेंग तुम्हें टॉम ली ने ट्रेन किया है, कभी किसी से हारना मत, वरना मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। एली जेंग सीधा जोआन सेयोंग का कान फाड़ने वाला होता है, पर जोआन सेयोंग उसे पहले ही अपनी बॉडी वेट से फ्लोर पर डाल देता है। जोआन दोबारा से एली जेंग पे उसी लास्ट वाले अटैक को करता है। एली जेंग सब कुछ खत्म हो गया है, पर एली जेंग उसे खड़ा होकर दोबारा से फीत में चिपका देता है। जोआन सेयोंग दोबारा से एली जेंग की एक लात मार देता है और बोलता है, हाँ सब कुछ खत्म हो गया। एली जेंग भी खड़ा होता है और बोलता है, अच्छा ऐसी बात है। बोलता है, तो तूने 3 साल में बस यही सीखा है, मैंने तो बस 1 महीने ही मेहनत की है। जोआन भी अपने मन में सोचता है, ये इतना ताकतवर कैसे हो गया। जोआन अचानक से एली जेंग का कोट एली जेंग पे ही फेंक देता है, सीधा एली जेंग पे हमला करने के लिए जाता है। जैसे ही एली जेंग उस कोट को अपने ऊपर से हटाता है तो उसमें से येना का खिलौना उछल जाता है। एली जेंग उस खिलौनों की तरफ जाता है और बोलता है, अगर ये खिलौना टूट गया तो येना बहुत नाराज हो जाएगी। भाई ये खिलौना बचा कहाँ पे, इसकी तो पहले ही तूने धजिया उड़ा दी, अब क्या बचा रहा है इसको। जोआन सेयोंग एली के एक फ्लाइंग किक मारता है जिससे हमारा एली जेंग फ्लाइंग जेट बन गया होता है। एली सीधा एक दीवार पे जाके लैंड करता है और वहाँ पे जाके सो जाता है। जोआन एली से बोलता है, मैं तेरा ये बैच ले रहा हूँ। जेक किम की फाइट पे आते हैं जहाँ पे जेक किम बिल्कुल खून में लथपथ होता है। जायलोंग जेक से बोलता है, तू मुझे नहीं हरा सकता। जायलोंग से बोलता है, जो भी तेरा फाइटिंग स्टाइल है ना वो तो भाई फाइट में बैन ही हो जाना चाहिए, ये तो एक तरीके की चीटिंग है। एक जायलोंग से बोलता है, देख भाई मैं जब से यहाँ पे आया हूँ ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे सीरियस ना हूँ, कि अगर मैं यहाँ पे तेरे जैसे बंदे से भी हार गया तो मैं गन को कैसे हराऊंगा, तो मैं यही मान के फाइट करूंगा अब तेरे से तो कि गन पार्क के लेवल का है। यहीं से हमारे लुकिज्म फैंस का विश्वास उठ गया था कि लुकिज्म की स्टेटमेंट पे भरोसा नहीं करना है बस। तो हमें जेक किम की आंखों में थोड़ी कन्विक्शन की भी झलक दिखती है, मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है अब यहाँ पे थोड़ा सीरियस हो गया बंदा। शुरू होने से पहले हम एक जेल का सीन देखते हैं जहाँ पे एक पुलिस वाले को एक बंदा पूछ रहा होता है, यहाँ पे कोई ऐसा बंदा भी आया है क्या कभी जिसको तुम अभी तक भूल नहीं पाए हो। पुलिस वाला बोलता है, हाँ एक बंदा है जिसको मैं अभी तक नहीं भुला पाया हूँ, उसका नाम है गन पार्क। बताता है जो गन पार्क है वो जेल में आने के बाद वर्कआउट और ट्रेनिंग ही करता था बस। गन पार्क की ट्रेनिंग करने का अंदाज थोड़ा अलग था, वो जेल में जितने भी कैदी होते थे उन सबको बुलाता था और उनसे अकेला ही फाइट करता था। पुलिस वाला बोलता है, मैंने ये मान लिया था कि गन पार्क के बाद कोई दूसरा बंदा उसकी टक्कर का नहीं आएगा, मैं गलत था जब तक मैंने जेक किम को यहाँ पे नहीं देखा था। ये बंदा अपना बदला लेने के लिए इतना डेस्परेट था ना, मुझे तो बाद में पता चला वो बदला भी गन पार्क से ही लेना चाहता है। किम भी गन पार्क की ट्रेनिंग को फॉलो करता था, वो भी जितने भी बंदे होते थे उन सबसे अकेला ही फाइट करता था। पुलिस वाले को ये लगता था ये तो गन पार्क की कॉपी कर रहा है तो ये उससे आगे थोड़ी निकल जाएगा, पर मैं गलत था जब तक मैंने जेक किम और गन पार्क की दीवार में फर्क नहीं देख लिया। जेक किम की दीवार है उसमें खून गन पार्क की दीवार से भी ऊपर जा रखा है। पुलिस वाला बोलता है, इसका सीधा मतलब ये है जो जेक किम है वो गन पार्क से भी ऊपर चला गया है। मतलब झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, कितना झूठ बोलोगे भाई, हमने गन पार्क आर्क में देख लिया कितना ऊपर जा चुका है। फाइटिंग सीन पे आते हैं, जायलम की एक मौका मारता है जो जायलम के बहुत तेज पड़ा होता है। जायलोंग अपने मन में सोचता है, मैं 1 मिनट पहले जिस इंसान से मिला था वो कहाँ गया, इसने 1 मिनट में ऐसा कौन सा बॉर्नवीटा पी लिया, ये इतना ताकतवर हो गया। जायलोंग अपने बालों से फिर हमला करता है पर जेक उसे डॉच कर लेता है और फिर दोबारा से इसके एक मुक्का मारता है। हमें थोड़ा जायलोंग के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे छोटी वीवी उसका नाम जायलोंग रखती है। हमें बताया जाता है कि जायलोंग ने ट्रेनिंग भी वीवी को बचाने के लिए पूरी की है। वो धीरे धीरे वीवी को पसंद करने लगता है पर उसको ये डर लगा रहता है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। एक दिन हमारी वीवी आके उसे बोल देती है कि मेरे को तू अच्छा लगता है उसी दिन से जिस दिन से तूने मुझे बचाया है। जायलोंग उसके पैरों में पड़ जाता है और बोलता है, ऐसा मत बोलिए, मैं इसके लायक नहीं हूँ। के बाद जेक किम जायलोंग का दूसरा हाथ भी तोड़ देता है पर वो जब भी नहीं रुकता, वो मुंह से काटने के लिए आ रहा होता है जेक किम को। के बाद जेक किम उसके एक एक करके दोनों पैरों को तोड़ देता है।
अब जायलोंग किसी टूटी फूटी गुड़िया की तरह फ्लोर पे पड़ा होता है बस। जेक किम पेंट हाउस का दरवाजा खोलता है। वीवी उससे पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जायलोंग कहाँ पे है। वीवी जायलोंग को फ्लोर पे पड़ा देखती है, फिर वो उसके पास भाग के आती है और रोने लगती है। इसके बाद जायलोंग अचानक से कुत्ते की तरह जोर जोर से भौंकने लगता है। हम देखते हैं कि सैमुअल स्यू आगे से चल के आ रहा है। वो इसलिए भौंक रहा है क्योंकि उसने पहले बोला था कि मैं तेरी मदद जब ही करूंगा तू तब कुत्ते की तरह मेरे सामने भौंकेगा। पर जायलोंग उस टाइम पे थोड़ा घमंड में था। अब वो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके साथ क्या हो, बस वो वीवी को बचाना चाहता है, इसलिए वो भौंकना भी स्टार्ट कर देता है। पेंट हाउस का सीन देखते हैं जहाँ पे वो कैदी बंधे पड़े होते हैं। वो बोलते हैं अब हमें कौन बचाएगा। में से एक बंदा बोलता है मैंने मूवीज में देखा है ऐसे सीन में एक सुपर हीरो आता है और सबको बचा लेता है। हम ओजी डैनियल को खिड़की पे खड़ा देखते हैं जो किसी सुपर हीरो की तरह उन सबकी पलक झपकते ही रस्सियां खोल देता है। ये टेक्निक भी इसको हमारी सोफिया दीदी ने ही सिखाई है। एक बंदा ओजी डैनियल से बोलता है कि इस दरवाजे के पीछे भी एक बंदा फंसा हुआ है। डैनियल बोलता है हाँ मैं सबको बचा लूंगा और वो उस दरवाजे के पीछे चला जाता है। जैसे ही दरवाजे को खोल के वो देखता है तो उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। उसके चेहरे पे डर साफ देख सकते हैं। जायलोंग को देखते हैं जो सैमुअल स्यू के सामने भीख मांग रहा होता है कि मैं कुत्ते की तरह भौंका तो वीवी को बचा लूं। सैमुअल बड़ा हरामी बंदा है। वो उसके पास बैठता है और बोलता है नहीं बचाना चाहता, मुझसे मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही, मैं नहीं बचाना चाहता। और इसका ऐसा चेहरा देख के भाई मुझे सच में हंसी आने लगी। मतलब क्या ही नमूना है ये बंदा। पहले उस बंदे से सब काम करवा लिया, अब काम करने से मना कर दिया उसका। मैं सैमुअल स्यू और यूजिन के बीच की बात बताई जा रही होती है। यूजिन सैमुअल से बोलता है कि चार्ल्स चो ही चारों बड़ी गैंग को खत्म करना चाहता है। तक हमारी सेल अच्छी चल रही है, जब तक फर्स्ट एफिलिएट और सेकंड एफिलिएट सब कुछ संभाल लेगी। मैंने वीवी के साथ हाथ इसलिए मिलाया था कि हमारे टी ग्रुप के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, हम अपने बिजनेस को चाइना तक फैलाएंगे। पर ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे साथ डील करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। ये वीवी क्लब हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है तो ये सही मौका है जो भी घुसपैठिए आए उनके साथ मिलकर हम थर्ड एफिलिएट को रास्ते से हटा देते हैं। उसके बाद मैं तुमको थर्ड एफिलिएट का डायरेक्टर बना दूंगा। और हमें एक बात और ध्यान रखना है, वीवी को तुम मेरे पास लाओगे, हमें थर्ड एफिलिएट का राज सबको बताना नहीं है। प्रेजेंट टाइम पे आते हैं जहाँ सैमुअल स्यू जायलोंग से बोलता है अबे हम दोनों एक साइड पे हैं। तो बस ये देखना चाहता था एफिलिएट का मान जायलम जो किसी के सामने अभी तक झुका नहीं है, वो मेरे सामने झुक के कुत्ते की तरह भौंक के दिखाता है या नहीं। ये बहुत बड़ा हरामी बंदा है। एक किम अपनी जैकेट पहनते हुए बोलता है तो हम दोनों एक ही साइड पे हैं तो हमको लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सैमुअल बोलता है हाँ तूने सही कहा, हम दोनों एक ही साइड पे हैं, हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुझसे इतना पूछना चाहता हूँ तू ये कर क्या रहा है। देखते हैं सैमुअल वीवी के बाल पकड़ के ले जा रहा होता है। सैमुअल मुस्कुराकर जेक से बोलता है कि हम थर्ड एफिलिएट के बारे में किसी को पता नहीं चलने देना चाहते। भी सैमुअल को मुस्कुराकर बोलता है बेटे इसे यहीं पे छोड़ दे, मुझे भी इसको सीनुआन के बारे में कुछ पूछना है। बोलता है ओहो सीनुआन, उसके बारे में तुझे बाद में बता दूंगा। जेक अपनी जैकेट निकालते हुए बोलता है ओहो मैं तेरे ऊपर विश्वास कैसे कर लूं फिर। सैमुअल भी अपना चश्मा निकालते हुए बोलता है सच में लोगों को कितना ट्रस्ट इश्यू आजकल। इन दोनों के मुक्के पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। दोनों लड़ते हुए आपस में बोलते हैं। बोलता है कि इसका मतलब मैं क्या समझूं कि वर्कर्स ने बिग डील पे हमला कर दिया है। सैमुअल भी बोलता है कि तेरे इसका मैं क्या समझूं कि बिग डील ने हॉस्टल पे हमला कर दिया है। दोनों एक दूसरे की अच्छी तरह तोड़ते हुए बोलते हैं अरे नहीं नहीं ये तो हम दोनों का हाय बोलने का तरीका है। सैमुअल बोलता है तो इससे कोई वॉर तो स्टार्ट नहीं होने वाली। जैक बोलता है कैसा है भाई तो सैमुअल बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ पर मुझे थोड़ी गर्मी सी महसूस हो रही है अंदर से। जैक बोलता है तुझे भी हो रही है, आज तो मुझे भी गर्मी महसूस हो रही है। इसके बाद ये दोनों अटैक करने ही वाले होते हैं तभी हमारा ओजी डैनियल उड़ता हुआ इन दोनों के बीच में से दीवार में जाके लगता है। दोनों सोच ही रहे होते हैं कि ये कहाँ से आ गया भाई। वो बोलता है भागो यहाँ से, तुमको भागना पड़ेगा। जो लोग पेंट हाउस में कैद थे वो भागते हुए आते हैं। इनका चेहरा देख के हमें साफ पता चल रहा है कि इनकी फटी पड़ी है। दरवाजे के पीछे से एक बंदा निकल के आता है। सैमुअल बोलता है डैनियल तू यहाँ पे क्या कर रहा है। इनको कौन बताए यहाँ पे डैनियल नहीं यूआई डैनियल है। हमारे ओजी डैनियल को तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि ये उठ कैसे गया भाई, मैं तो जग रहा हूँ अभी कैसे उठ गए। ओजी डैनियल अपने मन में ही बोलता है क्या ये वही कॉन्शियसनेस है जिसके बारे में गन पार्क बात कर रहा था। ये सब नशीले मशरूम की वजह से हो रहा है। यूआई डैनियल ओजी डैनियल की तरफ हाथ बढ़ाता है पर उससे पहले हमारे जेक के मुंह से पीछे से पकड़ लेता है और सैमुअल स्यू उसके एक मुक्का मारता है। फिर हमें दोबारा से दिखाया जाता है कि उसने सैमुअल स्यू का मुक्का अपनी लाश से रोक दिया है। यूआई डैनियल स्पिन करता है और वो दोनों दीवार में जाके लगते हैं और उसका खड़ा होने का स्टाइल बिल्कुल ये दिखा रहा है कि वो और फार्म कर रहा है। हमें गैब्रियम किम के कपड़े दिखाए जाते हैं और जेक किम बोलता है हम दोनों इससे एक साथ लड़ रहे हैं और मुझे कोई शर्मिंदगी भी महसूस नहीं हो रही क्योंकि मेरे शरीर ने ऐसा करने को कहा है। सैमुअल स्यू भी यही महसूस कर रहा है, उसके शरीर भी यही बोल रहा है। मतलब इन दोनों को इनकी बॉडी ने सिग्नल दिया है कि इन दोनों को साथ में लड़ना चाहिए यूआई डैनियल से। जेक किम यूआई डैनियल पे पंच मारने के लिए आगे आता है पर यूआई डैनियल उसके ऊपर खड़ा होता है 90
डिग्री के एंगल पर उस पे एक लात मारता है। हमारा सैमुअल सियो कहाँ पीछे रहने वाला है, वो भी आता है, वो भी एक पंच मारता है, पर हमें दिखाया जाता है वो पंच पहले ही रोक लेता है यूआई डेनियल। साथ में ही एक 1 इंच पंच मारता है, जिससे सैमुअल भी एक दीवार में जाके लगता है और सोचता है यहाँ पे कैसे सरवाइव कर सकता हूँ, मैं इससे कैसे जीत सकता हूँ। एक भी अपने मन में सोचता है इसे मारना ही पड़ेगा वरना ये हमें मार देगा। दूसरी तरफ यूआई डेनियल सैमुअल पे एक फाइनल अटैक करने वाला होता है, उससे पहले ही जेक उसके बीच में आ जाता है और उसे एक दीवार में मारता है। वो अपनी दोनों एल्बोज से जेक पे ऐसा हमला करता है जो वास्को ने उस बंदे पे किया था। सैमुअल सियो आता है और यूआई डेनियल के चेहरे पे एक मुक्का मारता है, पर हम देखते हैं वो यूआई डेनियल को लगा ही नहीं होता। देखते हैं यूआई डेनियल ने जेक किम को सैमुअल के मुक्के के आगे कर दिया होता है, वो मुक्का जेक किम को लगा होता है। यूआई डेनियल उन दोनों के एक कोहनी से हमला करता है, इससे वो दोनों ही दीवार में चिपक जाते हैं। हमारा लाइनमैन जेक किम को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसे जेरी रोक लेता है। जेरी बोलता है अगर तू वहाँ पे गया तो मारा जाएगा। उसे कुछ अपने पुराने लम्हे याद आ रहे होते हैं। अरे जेरी ने यूआई डेनियल से पहले भी मार खा रखी है, वो सभी पल उसको आंखों के सामने दिखाई दे रहे होते हैं। जेरी बोलता है इस टाइम पे मेरे हथेलियों से पसीना आ रहा है और मेरी बिल्कुल फटी पड़ी है। पता तो नहीं बोलता जेरी, पर मैं सिचुएशन के हिसाब से बोल रहा हूँ। वो बोलता है मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। बोलता है जेक मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पे ऐसे होल्ड बैक नहीं कर सकता तुम्हारी मौजूदगी में, यहाँ पे अपनी फुल पावर से ही लड़ना पड़ेगा। हमारा जेरी भी अपनी सारी हिम्मत को एकजुट करके उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वो यूआई डेनियल के चेहरे पे हमला करता है, जिसे यूआई डेनियल अपनी फोरहेड पे ले लेता है, जहाँ पे उसको ज्यादा वो फर्क नहीं पड़ा। बाद जेरी एक और मुक्का मारता है, पर उसे यूआई डेनियल आसानी से डॉज कर लेता है और वो मुक्का दीवार में जाके लगता है। जेरी हमें बताता है जब मैं इससे पहले लड़ा था, मैं जभी से सोच रहा हूँ कि अगर ये मेरे सामने दोबारा आ गया तो मैं इससे कैसे लड़ूंगा, इससे रक्षा कैसे करूंगा जेक किम की। मुझे इसे हराने का एक तरीका मिला है कि मुझे अपनी सारी ताकत एक ही मुक्के में लगानी पड़ेगी। जेरी अपनी सारी ताकत लगा के एक मुक्का मारता है यूआई डेनियल के। यूआई डेनियल उसके मुक्के को अपने पैर से रोक लेता है और स्पिन करता है और उसी की ताकत से उससे लात मारता है, पर लात लगने से पहले ही जेक उसके सामने आ जाता है। लात पड़ने के बाद जेक किम किसी रॉकेट की तरह सूं करके दीवार में लगता है। ये देख के लाइनमैन और जेरी साथ में हमला करने के लिए आते हैं, पर इन दोनों को ढेर कर देता है यूआई डेनियल। हमारा सैमुअल से सिगरेट पीते हुए डेनियल के पास आता है साइड में। बच्चे तू यहाँ से वीवी को ले और निकल, तेरा यहाँ पे कुछ काम नहीं है, यहाँ पे बड़े बच्चे थोड़ा अपना मजा कर रहे हैं। डेनियल भी अपना थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करता और वीवी को कंधे पे उठाता है और वहाँ से भागने लगता है। डेनियल अपने मन में सोचता है इसने जैक, जेरी और सैमुअल को हरा दिया, कोई यहाँ पे है जो इसे रोक सके। यहाँ पे एंट्री होती है जोआन सियोंग की। जोआन सियोंग यहाँ पे आते ही वीवी के बार पकड़ के उसे लटका लेता है। दूसरी तरफ हम सैमुअल को देखते हैं जो अभी बड़ा बच्चा बन रहा था, वो भी डेनियल के हाथों में वीवी की तरह ही होता है। दोनों की फाइट स्टार्ट हो उससे पहले हमें कुछ ऐसे लोगों से मिलाया जाता है जो जोआन सियोंग का थोड़ा और प्लस करेंगे। ये बात तो हम सबको पता है, पीटीजे थोड़ी देर के लिए तो सबका और प्लस करता है, दूसरे बंदे का भी। कुछ लोग जोआन सियोंग की तारीफ कर रहे होते हैं, जैसे जिनजेंग और सेथली। स्टिन एंड चक व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के 2 बंदे और मैनेजर किम बोलता है ये हमारी टाइगर जॉब सेंटर की शान है, इसके जैसा टैलेंटेड बंदा कोई नहीं देखा, जीनियस बंदा कोई नहीं देखा आज तक। प्रेजेंट टाइम पे आते हैं, हम देखते हैं जोआन सियोंग यूआई डेनियल पे अटैक करता है, पर वो उसे आसानी से डॉज कर लेता है। बाद यूआई डेनियल जोआन सियोंग पे घूम के एक लात मारता है, जिसे जोआन सियोंग डॉज भी नहीं कर पाता। दोबारा से मैनेजर किम को देखते हैं, वो बोल रहे होते हैं जोआन सियोंग बहुत बड़ा जीनियस है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कोई उसे फाइटिंग में हरा दे। प्रेजेंट टाइम पे जोआन सियोंग का कुत्ता बन रहा होता है। जेक किम को भी होश आ गया है, वो सैमुअल से पूछता है यहाँ पे चल क्या रहा है इन दोनों के बीच में। सैमुअल बोलता है तू ये सब छोड़, तू कहीं से पॉपकॉर्न लिया, मतलब इसको इतना मजा आ रहा है फाइट देखने में कि कहीं से पॉपकॉर्न ले दो इसको बस। जोआन डेनियल की गर्दन पे हमला करता है, पर डेनियल उसे ऐसे पकड़ के फिराता है जैसे किसी बैट को फिरा के द्वार में दे के मारा हो। एक फिर से सैमुअल से पूछता है आखिर ये जोआन सियोंग यहाँ पे कब आया। सैमुअल जेक से बोलता है ये सब छोड़, ये आया तो आया पर यहाँ पे आके अपनी तुड़वा रहा है डेनियल से। बोलता है हाँ मैं देख पा रहा हूँ इस बंदे ने सभी मार्शल आर्ट पे महारत हासिल कर रखी है। इसके बाद यूआई डेनियल ने अपनी मार्शल आर्ट का थोड़ा सा नमूना दिखाया ना, उसको कैसे बताऊं मैं तुम्हें। उससे पहले ब्राजीलियन किक, उसके बाद क्योकुशिन कराटे में एक किक, उसके बाद ट्रिपल किक, इसके बाद सिस्टेमा और उसके बाद कैपोरिया स्टाइल में एक किक, उसके बाद रेसलिंग। इस टाइम पे जोआन सियोंग ने इतने तगड़े लेवल की मार खाई होती है ना कि जेक किम भी सोच रहा होता है भाई ये कर क्या रहा है यहाँ पे। मेल बोलता है इस जोआन सियोंग को पहले ही अंदाजा हो गया होगी यूआई डेनियल से तो नहीं जीत सकता, इसके बावजूद वो अपने आप को इतना पुश क्यों कर रहा है। इन दोनों को समझ में आ जाता है जोआन सियोंग इतनी मार क्यों खा रहा है। जोआन सियोंग इतनी मार इसलिए खा रहा है क्योंकि उसे यूआई डेनियल के अटैक कॉपी करके देखने हैं। उसे पता है अगर उसे गन पार्क को हराना है तो उसे यूआई डेनियल के लेवल के अटैक करने पड़ेंगे। अब जोआन सियोंग दोबारा से खड़ा होता है और हम देखते हैं उसने कौन कौन से अटैक कॉपी कर लिए हैं यूआई डेनियल के। जोआन सियोंग यूआई डेनियल पे सिस्टेमा यूज
यूज करता है जिसे यूआई डेनियल आसानी से ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद यूआई डेनियल की कैपोरिया स्टाइल में किक, इसके बाद ट्रिपल किक। यूआई डेनियल इन तीनों अटैक को आसानी से ब्लॉक कर लेता है। ह्वान सियोंग अपने मन में सोचता है मुझे इससे कुछ और अटैक निकलवाने होंगे, अगर मुझे गन पार्क को हराना है तो मुझे और अटैक चाहिए होंगे। यूआई डेनियल उस पे एक 1 इंच पंच मारता है जिसे ह्वान सियोंग कॉपी करके दोबारा से उसी पे मार देता है। इसके बाद यूआई डेनियल एक लात मारता है जिसे ह्वान सियोंग कॉपी करके उसी पे वापस कर देता है। हम देखते हैं हमारा ह्वान सियोंग तो मार खा रहा होता है पर हमारे यूआई डेनियल उन सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है बहुत आसानी से। इसके बाद ह्वान सियोंग थोड़े और अटैक खाता है, फिर उसके बाद वो बेहोश हो जाता है, नॉकआउट हो जाता है। यूआई डेनियल उसे अपने पैर से कुचलने ही वाला होता है पर यहाँ पे एक बंदा आता है फुल बकचोदी मोड ऑन करके। बंदा यहाँ पे आके बोलता है ए भाई लोग मैं आ गया। ये हथियार किसका पड़ा है? ये तो जाइलम का है ना। जाइलम को हम देखते हैं वो किसी मच्छर की तरह धरती पे चुपका पड़ा होता है। ओ मिस वीवी, आपके पिताजी का धंधा पानी कैसे चल रहा है? सब बढ़िया ना? 1 मिनट, मुझे लगा था यहाँ पे फाइटिंग खत्म हो गई है। 1 मिनट, मैं इस पेपर में जो लिखा है उसे पढ़ के बता देता हूँ तुमको एक बार। पेपर में लिखा होता है कि थर्ड एप्लेट का सीक्रेट हाइड आउट अब सीक्रेट नहीं रहा। इसका मतलब थर्ड एप्लेट को तो खत्म होना ही पड़ेगा। और एक बात बता दूं, मैं यहाँ पे गन पार्क की जगह पे आया हूँ। ये बंदा होता है गोकिम द बकचोदी जीनियस, द वेपन जीनियस। गोकिम के सामने खड़ा होता है यूआई डेनियल। गोकिम को लग रहा होता है वो यहाँ पे तब आएगा जब सब लोग लड़के आपस में सब जमीन पे पड़े होंगे। बोलता है भाई मुझे लगता है मेरी टाइमिंग थोड़ी गलत हो गई यहाँ पे, ऐसा हथियार मैंने बहुत दिनों से चलाया भी नहीं है। के बाद गो बोलता है अरे भाई मैं यहाँ पे लड़ने वड़ने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ पे बस फाइनल ब्लो मारने आया था बस। मुझे लगता है अभी तुम्हारी पार्टी यहाँ पे खत्म नहीं हुई, तो तुम जल्दी से अपनी पार्टी खत्म करो, मैं यहाँ पे जल्दी से जाके थोड़ी देर में आता हूँ। तो मैं चलता हूँ। ये कहकर गोकिम यहाँ से जाने लगता है। वो जाते जाते ही अचानक से पीछे मुड़ के हमला कर देता है यूआई डेनियल पे जाइलम के हथियार से। अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था, तू मेरे जाल में फंस गए। तू कितना बड़ा बेवकूफ है यार, सामने वाला बंदा भी कोई कच्चा खिलाड़ी थोड़ी ना है। यूआई डेनियल बहुत आसानी से रोक लेता है उसके अटैक को। डेनियल गो पे एक लात मारता है जिसे खाकर गोकिम बोलता है अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था यार, फिर से सीरियस हो गया तू तो। जैसे ही गोकिम को दोबारा से मौका मिलता है वो दोबारा से अपने हथियार को घुमा देता है। डेनियल पार्क गोकिम के चेहरे पे हमला करता है अपनी लाश से। के बाद डेनियल एक कोनी मारता है और कोनी खाने के बाद गोकिम बोलता है अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था यार, हम दोनों तो दोस्त हैं, हमने तो एक बार कॉफी भी पी थी यार, मान जा। डेनियल बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं है। गोकिम पे बहुत सारे अटैक करता है, कभी मुक्के से, फिर दोबारा से मुक्के से, कभी लाश से, कभी सर से। दोबारा से डेनियल से बोलता है डेनियल मेरे भाई रुक जा यार, अगर तू इस बार भी नहीं रुका ना तो मुझे तो उससे माफी मांगनी पड़ेगी। भाई रुक जा यार, मैं तो उससे माफी मांगता हूँ। इसी तरह की बातों में उलझाकर गोकिम एक खतरनाक सा अटैक करता है जिसका इम्पैक्ट हम देखते हैं कि पूरी दीवार चिर गई है। डेनियल इस अटैक को बहुत आसानी से डॉज कर लेता है। भाई अटैक तो बहुत तगड़ा किया है। गोकिम को ये उम्मीद नहीं होती कि डेनियल इस अटैक से बच जाएगा। गोकिम थोड़ा सीरियस होके बोलता है डेनियल पार्क अब बस कर, अब मुझे सच में गुस्सा आ जाएगा वरना। डेनियल पार्क को इस टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, गोकिम को गुस्सा आए या ना आए उसको कोई फर्क नहीं है। डेनियल पार्क गोकिम की तरफ देखता है और जाइलम के हथियार को बीच में से तोड़ देता है। गोकिम बोलता है डेनियल यहाँ पे कर क्या रहा है, क्या इसे पता था इसको इस हथियार से खतरा है? गोकिम अपनी अलग ही धुन में वो उस हथियार को वैसे देख रहा है जैसे उसे कुछ खजाना मिल गया है। डेनियल पार्क उसकी तरफ तेजी से भाग के आता है अटैक करने के लिए, पर गोकिम बोलता है अरे भाई तू इसको संभाल भी पाएगा जो तूने ये काम कर दिया है। टॉमली को देखते हैं जो गोकिम के बारे में कुछ बता रहा होता है। गोकिम एक ऐसा बंदा है जो हर टाइम बकचोदी करता रहता है, खाते टाइम बकचोदी, नहाते टाइम बकचोदी, या किसी से लड़ते टाइम भी बकचोदी करता ही रहता है। एक टाइम ऐसा भी आता है जिस टाइम पे गोकिम बिल्कुल सीरियस हो जाता है। जब उसके हाथ में कटाना आ जाती है तो वो बिल्कुल सीरियस हो जाता है। जो गोकिम के हाथ में हैंडल है वो गोकिम उसी को कटाना मान लेता है। डेनियल भाग के आ रहा है गोकिम पे अटैक करने के लिए, गोकिम उस हैंडल को उसकी गर्दन के आगे ला देता है। डेनियल पार्क उस अटैक को देख के रुक भी जाता है, उसे अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पे रुकना ही सबसे बढ़िया काम है, अगर मैं यहाँ पे आगे बढ़ा तो खतरा है। गोकिम एक अटैक करता है पर डेनियल उसे पीछे होके डॉज कर लेता है। गोकिम फुल सीरियस मोड में वो उस भाले के हैंडल को ऐसे पकड़ता है जैसे किसी कटाना से लड़ रहा हो। गोकिम भी अपना स्टांस ले लेता है डेनियल पार्क पे अटैक करने के लिए, और डेनियल पार्क भी गोकिम पे अटैक करने के लिए आता है और गोकिम भी फुल तैयार होता है। अब की बार हमें इनकी फाइट दिखाई नहीं जाती, इस फाइट को यहीं पे रोक दिया जाता है और हमें रिजल्ट बता दिए जाते हैं सीधे। तो हम लोगन ली को देखते हैं जो लिफ्ट से अंदर आता है। ये बंदा परम सुख के आनंद लेते हुए आ रहा होता है, मतलब असली मजे तो ये ले रहा है। देखते हैं गोकिम जमीन पे पड़ा होता है और बोलता है अबे मोटे तुझे इतनी देर कहाँ पे लग गई, कहाँ पे था तू अब तक? गोगन बोलता है तू ये क्या बोल रहा है, तेरा हाल ऐसा किसने कर दिया भाई? गोकिम बोलता है अबे मैं यहाँ पे मरते मरते बचा हूँ, साइड में देख यहाँ पे बीच पड़ा है, यहाँ पे मैं इससे लड़ रहा था तब से। वो बोलता है ये बंदा बहुत खतरनाक है, इसने मेरे एक हाथ और तोड़ दिया और खुद ही अनकॉन्शियस हो गया, वरना मेरा क्या होता। उनको डेनियल के सामने खड़ा होके बोलता है मैंने सोचा नहीं था डेनियल पार्क इस लेवल का बंदा है। सैमुअल सियो गोकिम के पास आता
होता है और बोलता है थैंक यू सर यहाँ पे आने के लिए। गोकिम बोलता है तुझे देख के तो ऐसा लग रहा है तुझे ज्यादा चोटें आई नहीं है, तो यहाँ पे अपनी पूरी जान से लड़ भी रहा था या नहीं। गनली जैलम और वीवी को उठाता है और गोकिम से बोलता है मुझे पता है तू हाथ टूटने का बहाना इसलिए कर रहा है तुझे इन दोनों को उठाना ना पड़े, अब तू सीधे डायरेक्टर से मिलने जा रहा है। इस आर्क में एक और एपिसोड बचा है भाई, मैं इस आर्क को यहीं पे रोक रहा हूँ, मैं तो बस मजे के लिए बना रहा था। मुझे नहीं लगता भाई मैं इससे अगला आर्क बनाऊंगा इसका, या तो मुझे भी आ रहा है भाई बनाने में, पर मैं थोड़ा बिजी हूँ। अगर इस वीडियो पे अच्छा रेस्पॉन्स आ गया तो बना दूंगा, वरना भी मजे में और मैं भी मजे में। तो चलते हैं, बाय बाय।